हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस मैराथन का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। आज क्लास में मैं आप लोगों को विशेष बात बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो मैं बता रहा हूँ जनरल साइंस मैराथन सीरीज, वो स्पेशल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जनरल साइंस का जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो सारे के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 10 क्वेश्चन का एक सीरीज है आज के वीडियो का। वैसे हर वीडियो का 10 क्वेश्चन का एक सीरीज होता है, जिसमें जितना भी सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन होता है वो सारे आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसीलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखो लिखा हुआ एक साइकिल स्थिर त्वरण चाल से चल रही है। स्थिर त्वरण से चल रही है तो पीछे के पहिए पे घर्षण बल है। क्या पीछे के पहिए पे घर्षण, एक साइकिल है ना, साइकिल आगे की ओर चल रही कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से साइकिल आगे की ओर चल रही है, ठीक है। सवाल है कि पीछे के पहिए पे जो घर्षण बल है वो शून्य होगा या अग्र दिशा में या पश्च दिशा में या सभी होगा, ये हमें बताना है कि घर्षण बल। सबसे पहले हमें ये जानना है कि बल और घर्षण बल क्या होता है ना। घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो गति के विपरीत दिशा में होता है। अगर साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है, साइकिल अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हो गया आपका घर्षण बल किस डायरेक्शन में होगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल होगा। घर्षण बल गति का हमेशा विरोध करता है, याद रखिएगा। घर्षण बल जो होगा, घर्षण बल गति का विरोध करेगा, गति के विपरीत लगेगा, है ना। किसी भी वस्तु के गति के विरुद्ध काम करता है, वो होता है आपका घर्षण बल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि घर्षण बल 0 होगा या आगे दिशा में होगा या पीछे दिशा में होगा या सभी होगा। तो याद रखना घर्षण बल क्या होगा, पश्चिम दिशा में, मतलब पीछे दिशा में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है, ठीक है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। ऑप्शन है a/m, ऑप्शन बी m/a, ऑप्शन सी m/a, ऑप्शन डी a+m। सही ऑप्शन क्या होगा वो बताना है। m द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो त्वरण a से गतिशील है ना, मोशन में है वो, तो उस वस्तु पे लगने वाला बल का परिणाम क्या होगा, a/m या m/a या m/a या a+m। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। होता क्या है कि न्यूटन का दूसरा नियम का आप जानते होंगे। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, है ना, न्यूटन के दूसरे नियम से किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब संवेग में परिवर्तन क्या होगा, कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, u वेग से, प्रारंभिक वेग उसका u, इनिशियल वेलोसिटी u है। उस कुछ समय चलने के बाद, है ना, कुछ दूरी चलने के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसका अंतिम वेग, मतलब कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है, अंतिम वेग, वो भी हो जाएगा टाइम t के बाद। तो सवाल है कि उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा, है ना, दोनों वस्तु के संवेग में एक टाइम पे, टाइम t के बाद संवेग में परिवर्तन होगा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस टाइम पे संवेग होगा m भी, इस टाइम पे संवेग होगा mu, तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा mu माइनस mv माइनस mu/t। अंतिम संवेग बट माइनस में प्रारंभिक संवेग अब बट्टे में हो जाएगा t, और उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम। अब देख सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे तो m कॉमन लेंगे तो m माइनस u/t, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गति का समीकरण आपको पता होगा। गति का समीकरण क्या होता है, a बराबर m, a बराबर क्या होता है, या हम यहाँ से निकाल सकते हैं v बराबर u प्लस at, ये गति का समीकरण होता है। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो v माइनस u/t आ जाएगा। अब v माइनस u/t के वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो m, v माइनस u/t की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, f बराबर m है। गति के समीकरण से v माइनस u/t की जगह पे हमने क्या रखा, a, जो a क्या है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होने वाला होगा, है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया, नया रिलेशन आया है न्यूटन के दूसरे नियम से। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, m द्रव्यमान की वस्तु पे अगर बल लगाते हैं तो वो वस्तु कुछ समय के लिए क्या होता है, कुछ दूरी त्वरित हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेट हो जाता है।
तो F बराबर आ गया m इंटू ए। सही ऑप्शन होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होता है। हमें बताना है कि घर्षण बल द्वारा जो काम किया जाता है वो क्या होगा। ऑप्शन में देख सकते हो क्या लिखा हुआ, हमेशा धनात्मक, या ऑप्शन बी में है केवल छोटे घर्षण के लिए धनात्मक, ऑप्शन सी में है केवल हमेशा ऋणात्मक, ऑप्शन डी में है केवल बड़े घर्षण के लिए धनात्मक, है ना। सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें केवल हमें बताना है कि जो काम होगा, जो काम जो है वो 3 तरह का हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है ना। फिजिक्स में कार्य की बात करेंगे तो 3 तरह का कार्य होगा। एक जनरल लाइफ में जो काम करते हैं वो, जो फिजिक्स में हम कार्य का जो परिभाषा देते हैं, डेफिनेशन देते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु कुछ दूरी तक क्या होता है, विस्थापित हो जाता है ना। बल लगाते हैं तो वो विस्थापित होता है। तो कार्य, किसी वस्तु पे किया गया कार्य, उस वस्तु पे लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कहते हैं कार्य, है ना। ये फार्मूला होता है कार्य का, एनर्जी, ये वर्क का फार्मूला ये होता है। तो जब तक वस्तु विस्थापित न हो तब तक वो कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ किसी वस्तु को कार्य करने के लिए वस्तु का विस्थापन होना जरूरी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। इट मीन्स क्या होगा कि किसी वस्तु घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। अब एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एक वस्तु ले लिया, है ना। अब क्या होता है, इस पर हमने एक दिशा में बल लगाया, तो बल लगाने का अर्थ हुआ कि वो वस्तु कुछ दूरी तक डिस्प्लेस होकर यहाँ इस टाइम पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, एस मान लिया हमने। एस दूरी तय करने के बाद वस्तु यहाँ से यहाँ आया है, तो यहाँ जनरल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। इस पे घर्षण बल जो होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में होगा, वस्तु के गति के विपरीत डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल काम करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि W बराबर होता है F इंटू एस। यहाँ लिख लेता हूँ, W बराबर होता है F इंटू एस। मतलब F तो फोर्स सही है, लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। चूंकि यहाँ पे कार्य जो बताना है वो घर्षण बल द्वारा, तो घर्षण बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब निगेटिव हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटू एस। तो इट मीन्स क्या हुआ, W बराबर माइनस एफ इंटू एस, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देख सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड के, इसके परिणाम को देखो क्या दिया हुआ माइनस में, मतलब हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। घर्षण हमेशा याद रखना है कि घर्षण बल द्वारा जो काम किया जाएगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, धनात्मक की कोई बात ही नहीं होगी। धनात्मक कब होता है, जब एक ही डायरेक्शन में, उसी दिशा में भी काम बल लगता, उसी दिशा में काम पूछा जाता तब। और शून्य कब होता है, ये भी मान लो, एक ही दिशा में बल लगेगा, उसी दिशा में विस्थापन होगा, तो ये हो गया आपका धनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप कहा जाता है, ठीक है। मतलब चौथा में है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब, ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप से कहा जाता है। मतलब इस दोनों का जो सम्मिलित रूप होगा, कंबाइंड फॉर्म होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसमें ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा, या हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। ये बताना हमें कि कौन सी ऊर्जा की प्रकार होगी। गतिज ऊर्जा का अर्थ क्या हुआ और स्थितिज ऊर्जा का क्या अर्थ हुआ, पहले ये आप समझो। देखो यहाँ दिया हुआ है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का अर्थ ये हुआ कि जब किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति के कारण जो कोई वस्तु गति में है तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा, जिसके लिए फॉर्मूला होता है E के काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², 1/2 mv²। जहाँ कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, वो v वेग से गतिशील है, तो उसके लिए गतिज ऊर्जा क्या होगा, हाफ mv², ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो इसके लिए याद रखिएगा, जब कोई वस्तु को h ऊंचाई तक रखा गया है ना, m द्रव्यमान की कोई वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक रखा गया है, तो उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है स्थिति के कारण, वो होगा आपका क्या, स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि दोनों का सम्मिलित रूप क्या होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला याद रखिएगा, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, h ऊंचाई से अपनी पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, तो उसके लिए हो जाएगा E
P बराबर mgh, ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला है ना। दोनों का सम्मिलित रूप जो होता है टोटल एनर्जी वो हाफ mv² और प्लस में क्या mgh, ये दोनों का सम्मिलित रूप हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, दोनों ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर सही ऑप्शन क्या होगा, क्या ये 6 गुना होगा या 4 गुना होगा या 3 गुना होगा या 8 गुना होगा। जल्दी बताना इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए जल्दी क्या होगा इसका सही ऑप्शन। किसी वस्तु का वेग को हम दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना गुना बढ़ जाएगा। इसके लिए आप फार्मूला से ही आप निकाल सकते हो। इसके लिए गतिज ऊर्जा अभी मैंने बताया है कि किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, v वेग से गतिशील है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होगा, हाफ mv²। इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ ऑफ m द्रव्यमान कांस्टेंट चर है, मतलब अचर है, एक फिक्स किया गया द्रव्यमान की वस्तु, अब उसका वेग दुगुना कर दिया गया, मतलब जो वेग से चल रहा था वस्तु उसके लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², लेकिन इसकी वेलोसिटी इसके वेग को दुगुना कर दिया गया। इट मीन्स कि जो यहाँ पर v है आपका वो क्या होगा 2v बन जाएगा। ठीक है, v बन जाएगा आपका 2v, तो 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ m, 2 का स्क्वायर 4v² है ना, हाफ 4v²। 4 को आगे ले आते हैं तो क्या होगा हाफ ऑफ mv²। कितना गुना बढ़ गया, देखो काइनेटिक एनर्जी का, देखो 4 गुने ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जो इसका होगा वो ये हो गया। ठीक है, किसी वस्तु का वेग को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का स्क्वायर, समझ में आ गया, तो वेग के दुगुना का स्क्वायर उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 4 गुना। अगर 3 गुना कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ेगा, है ना। 2 गुना किया जाए तो 4 गुना, 3 गुना किया जाए तो 9 गुना, इस तरह से 4 गुना करते हैं तो 4 चौका 16 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछ रहा है, कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ 4, 2, 1 या 3। सही ऑप्शन क्या होगा वो बताना है। संयोजकता आपको अच्छी तरह समझ में आ गया क्या होता है, वैलेंसी होती है। ये कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको बता सकते हैं सही ऑप्शन क्या होगा, संयोजकता वैलेंसी होती है। ठीक है, देखो संयोजकता पहले हमें समझना है कि संयोजकता क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, किसी परमाणु की वैलेंसी संयोजकता क्या होती है। हर परमाणु का एबिलिटी होता है, निष्क्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणु को एबिलिटी क्षमता होती है कि वो किसी दूसरे परमाणु के साथ रिएक्ट करे, मेटल है ना, अभिक्रिया करे। तो अभिक्रिया का अर्थ हुआ कि उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो साझा करेगा या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा होगा या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से त्याग करेगा। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है एक यौगिक बनता है ना, बॉन्ड बनने के बाद एक यौगिक का निर्माण होता है। तो सवाल है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता, अमोनिया बना कैसे होगा, नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को मिलाने पर बनता है अमोनिया। इट मीन्स कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अंतिम कक्षा में इसके परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन साझा किया होगा या बॉन्ड बनाया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया होगा, या तो संयोजक बंधन बना होगा या आयनिक बंधन बना होगा। इस बीच से बना है अमोनिया, एक यौगिक बन गया है। तो सवाल ये है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होता है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है क्या 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 5। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। इसलिए 3 हाइड्रोजन लिया गया क्योंकि अमोनिया के अंतिम कक्षा में लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी परमाणु को संयोजकता में समझा रहा हूँ, वैलेंसी क्या होती है, किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, बंधन बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, या तो जितना इलेक्ट्रॉन की चाहे वो लेगा या किसी को देगा, या हम कह सकते हैं कि साझा करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बनाना चाहेगा वही इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता होगी। तो सुनो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में निष्क्रिय गैस का स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें जो नियन का जो
नियॉन गैस जो होता है वो उसका स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो 2 पहले से है, 5 भी है, उसको और 3 और चाहिए, मतलब 3 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 इस निष्क्रिय गैस का स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। मतलब है कि अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक पूरा करने के लिए नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो गया आपका? 3 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन की संयोजकता आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जल का रंग नीला दिखाई देता है, वो किस घटना का परिणाम है? सही ऑप्शन देवा प्रकाश के परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सही ऑप्शन क्या होगा वो बताना है। पहले सारी घटना को आप पहले समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वैसे सबको पता है कि जब हम पृथ्वी से कह सकते हैं अंतरिक्ष से जो पृथ्वी पानी को देखते हैं तो हमें नीला प्रतीत होता है। एक्चुअल में पानी का रंग नीला होता नहीं है, पानी का रंग तो कलरलेस है, कोई रंग नहीं होता है। हम आसमान को देखेंगे, स्वच्छ आसमान को मतलब यहीं से देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। एक्चुअल में आसमान का रंग नीला नहीं होता है। स्पेस से देखेंगे आकाश को, आसमान को, हमें काला प्रतीत होगा। अब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें नीला प्रतीत होता है। तो वो कौन सी घटना ऐसी है कि जिससे हमें आकाश नीला प्रतीत होता है, या अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जल नीला दिखाई देता है? वो कौन सी घटना हुई है बताना आपको। प्रकाश के परावर्तन के कारण, या अपवर्तन, या वर्ण विक्षेपण, या प्रकीर्णन के कारण। परावर्तन का सिंपली अर्थ ये हुआ कि जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पे पड़ती है तो वो पूरी की पूरी प्रकाश लौट जाती है। कौन सी प्रकाश? श्वेत रंग की प्रकाश की हम बात करते हैं। वैसे किसी भी प्रकाश की जब हम बात करेंगे, एक अपारदर्शी वस्तु एक चिकना सतह पर पड़ती है तो पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है। तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें VIBGYOR विवग्योर होगा, जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, ये हो गया आपका यहाँ पर ब्लू, नीला हो जाएगा आपका। उसके बाद ऊपर आता है ग्रीन, उसका येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये हो गया आपका एक कलर का पैटर्न बन जाएगा, है ना। जैसे एक रेनबो में देख सकते हो कि ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बनता है, रेनबो में, इंद्रधनुष में ऐसे ही बनता है। तो 7 रंगों की प्रकाश गई, वो वापस हो गई, इसमें कोई कलर का कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित होती है, जाती है, तो उसकी दिशा में बिल्कुल बदलाव हो जाता है। इट मीन्स कि वो श्वेत प्रकाश जब जाती है तो श्वेत का प्रकाश, सातों का सातों रंग की प्रकाश अपवर्तित हो जाती है, एक विशेष नियम के साथ अपवर्तित होती है। सही, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण का मतलब हुआ कि जब प्रकाश किसी ऐसी वस्तु में पड़ती है जिसका रंग को विक्षेप कर दे, इट मीन्स कि बांट दे। कितने रंगों में? अगर श्वेत प्रकाश है, 7 रंगों का मिश्रण है, इट मीन्स कि वो 7 रंगों में आपको बांट देगा, तो वो कहलाएगा आपका वर्ण विक्षेपण। जैसे इंद्रधनुष में देखते हैं कि इंद्रधनुष बनने का कारण होता है वायुमंडल में, हवाओं में, बादलों में जो लटके हुए पानी का बूंद होता है, उसकी वजह से हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। यह हम ये नेचुरली बनता है, प्राकृतिक इंद्रधनुष होता है ना। एक मैन मेड जो होता है प्रिज्म भी क्या होता है कि एक इंद्रधनुष की तरह व्यवहार करता है, वो भी 7 रंगों में प्रकाश को डिस्पर्स कर देगा, है ना, बांट देगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी कोई वर्ण विक्षेपण का कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये नीला रंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है, क्योंकि बार बार तो वर्ण का विक्षेपण होता नहीं है जब तक पानी की बूंद पे प्रकाश नहीं पड़ेगा। पानी की बूंद पे प्रकाश कब पड़ती है? जब हवा में, बादल में पानी की बूंद लटके होते हैं ना, तब ऐसा होता है। लेकिन तो हमेशा के लिए जल का रंग हमें नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से, साफ आसमान से। तो ऑप्शन डी को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का अर्थ क्या हुआ? प्रकीर्णन की अर्थ ये हुआ चूँकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे कण पाए जाते हैं, है ना, बालू के कण, धूल के कण, हवाओं के कण, बादलों के कण, कह सकते हैं यहाँ की सूक्ष्म जीव हो गया, आपको बहुत सारे कण पाए जाते हैं, जलवाष्प के कण। जब श्वेत प्रकाश इन कणों पर पड़ती है तो क्या होता है कि इन कणों में जो सब 7 रंग में कलर में जो नीला रंग को छोड़ के बाकी रंग जो होता है या तो हल्का सा डिविएट हो जाएगा, वह बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, हल्का सा विक्षेपित हो जाएगा या बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। लेकिन उसमें जो नीला रंग होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, उसका फैलाव सबसे ज़्यादा होगा। कौन सा रंग का? नीला रंग का, ब्लू रंग का। इसलिए हमें आकाश पर, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर हम जल को देखते हैं तो हमें नीला प्रतीत होता है, क्योंकि उसी वायुमंडल से तो प्रकाश आनी है ना, उसी वायुमंडल से प्रकाश को आती है, तो उसमें नीला रंग हमें फैलता हुआ दिखाया जाए, मतलब पूरा का पूरा वायुमंडल में नीले रंग का ही प्रसार होता है, जिसकी वजह से हमें रंग नीला दिखाई देता है, पानी का एक्चुअल में होता नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इत्र बनाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है ना। सही ऑप्शन क्या होगा? वो, और वो साइन जिसका उपयोग स्वादिष्ट मसालों के रूप में भी किया जाता है ना।
इत्र बनाने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, और उसका उपयोग जनरली स्वादिष्ट मसाले के रूप में, स्वादिष्ट भोजन के रूप में हम कर सकते हैं, वो कौन सा होगा? इथेन होगा या एस्टर होगा या बेंजीन होगा या प्रोपेन होगा? सही ऑप्शन बताना क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा इत्र बनाने के लिए जो सही रसायन का उपयोग किया जाता है वो होगा आपका एस्टर। एस्टर का उपयोग किया जाता है ना, एस्टर का उपयोग मसालों के रूप में भी किया जाता है। अब देखो एस्टर का उपयोग कहाँ कहाँ होगा वो बताना। सबसे पहले एस्टर का उपयोग जो हम लोग करते हैं जनरली स्वादिष्ट के लिए करते हैं ना। इत्र में क्या होता है कि सुगंध आता है, अच्छी गंध के लिए एस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो एस्टर का उपयोग किया जाता है पेय पदार्थ के रूप में, है ना, पानी पीने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं पेय पदार्थ के रूप में आपको कर सकते हैं एस्टर का प्रयोग। यहाँ तक कि स्वादिष्ट भोजन के लिए कर सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन के लिए हम के रूप में कर सकते हैं। आइसक्रीम के रूप में, आइसक्रीम बनाने के रूप में भी करते हैं। बहुत सारे आइसक्रीम खाते हैं, उसमें स्वाद आता है, टेस्ट आता है, तो आइसक्रीम में भी एस्टर का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि इत्र में भी किसका प्रयोग होगा? एस्टर का प्रयोग होगा। ठीक है, स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी एस्टर का ही प्रयोग होता है। तो यह सही ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है डाई इथाइल एस्टर, ठीक है, डाई इथाइल एस्टर होता है। डाई इथाइल एस्टर का अनुसूत्र होगा C2H5O, C2H5O। ये जनरली डाई इथाइल एस्टर का प्रयोग जनरली डॉक्टर्स करते हैं, चिकित्सक के रूप में, है ना। दर्द को राहत को कम करने के लिए, डाई इथाइल एस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उपयोग, जब कभी भी सुगंध की बात आएगी, भोजन में सुगंध, पेय पदार्थ में सुगंध, या हम कह सकते हैं आइसक्रीम में सुगंध लाने की बात करेंगे, तो कौन सा रसायन होगा? एस्टर, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कौन एक कोशिका में, सिंगल सेल में अधिक मात्रा में, वैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं तो बहुत सारी कोशिका होते हैं, केवल यहाँ एक कोशिका की बात हो रही है। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु का नाम क्या? कौन सा अणु जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है, जल है, कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या सभी शैवाल होगा। शैवाल तो एक सूक्ष्म जीव के प्रकार में आते हैं, ये तो जनरली पाया नहीं जाता है। एक कोशिका में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा अणु जो होगा वो होगा आपका क्या? जल। एवरेज निकाला गया है कि जल का जो औसत आयतन होगा किसी भी कोशिका में वो होता है 70%, है ना। एक कोशिका का जितना भाग होता है उसका 70% जल होता है। उसके दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्रोटीन, है ना, सेकेंड प्रोटीन आएगा। मतलब सही ऑप्शन क्या होगा इसका? एक कोशिका में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अणु का नाम क्या है? पानी। पानी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है मानव में पित्त का स्राव होता है। मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होगा? आमाशय से, या छोटी आंत से, या ग्रास नली से, या यकृत से, है ना। सही ऑप्शन बताना है क्या होगा? ये बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल दिया गया है। सही, इसका सही ऑप्शन जनरली ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर आपको होना चाहिए। भोजन के पाचन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यकृत का काम आता है, वैसे सारे के काम होते हैं ना। भोजन का काम, जो भोजन के पाचन में जो क्रिया शुरू होती है वो मुख से शुरू होती है, छोटी आंत पे जाके बड़ी आंत पे जाके खत्म होती है। छोटी आंत और कह सकते हैं छोटी आंत और आमाशय में ही भोजन का पाचन होता है। ठीक है, भोजन का पाचन यकृत में नहीं होता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि हम ग्रास नली में नहीं होता है। ग्रास नली एक पाइप फूड ऑसोफेगस होता है, एक लाइन होती है जहाँ से भोजन का परिवहन होता है उससे। उसके बाद भोजन जाता है कहाँ? हमारे आमाशय में जाता है, स्टोमैक में जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में जो आहार नल होगा उससे भोजन का परिवहन होगा, आएगा। इसमें शीतलन संकुचन होता है ना, जिसकी वजह से भोजन नीचे आएगा, आमाशय में आएगा। आमाशय में भोजन का पहला स्टार्ट हो जाता है पाचन करना शुरू। इसमें प्रोटीन का पाचन, भोजन में प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कह सकते हैं अम्ल का, बहुत सारे पदार्थ का पाचन शुरू होता है। उसके बाद भोजन आता है कहाँ? आपके छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में भोजन चला जाता है। ठीक इस तरह से होता है छोटी आंत। उसके चारों ओर होता है बड़ी आंत। तो छोटी आंत में भोजन जाके पूरा समाप्त होता है। अब यकृत, ये कैसे? आमाशय में अग्न्याशी रस, जठर रस की वजह से भोजन का पाचन होता है। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है यकृत, है ना। इस तरह से भूरे रंग की एक आकृति हो जिसका नाम है यकृत। यकृत में भोजन का पाचन होता नहीं है, बल्कि यकृत से एक रस निकलता है जिसका नाम है पित्त रस, है ना। यकृत से एक रस निकलता है हरे रंग का, एक क्षारीय पदार्थ पित्त रस, जो आके मिलता है कहाँ? आमाशय के अगले वाले भाग में आके, मतलब छोटी आंत के शुरू वाले भाग में आके वो गिरता है, मिलता है। अब भोजन के वसा का पाइसीकरण करता है, भोजन के वसा को पचाने का काम करता है। सवाल है कि मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो सही ऑप्शन है यकृत से। यकृत पूरे भाग होते हैं। यकृत में एक थैली होती है जिसमें यकृत का सारा जो पित्त होता है, बाइल जूस जो होता है, वो आके जमा होता है कहाँ? यह पित्ताशय की थैली में, है ना, गॉल ब्लेडर में आके जमा हो जाता है। उसके बाद जब पित्ताशय की थैली में आके जब जमा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? अब देखो, पित्त के अंदर में दो तरह का एक वर्ण पाए जाते हैं। एक पित्त लवण होता है,
पित्त लवण होता है, इसमें पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका काम है कि जो भोजन के वसा को तोड़ता है, भोजन के वसा का पाइसीकरण करता है, ठीक है। इसका काम बेसिकली यही, भोजन में जो सब वसा होता है, जो फैट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कठोर अंग होते हैं, उसको पचाने का काम करता है ये, भोजन के वसा को तोड़ने का कार्य करता है, ये भी कह सकते हैं हम। और अम्लीय, चूँकि अगले भाग जो इसके जो पिछले भाग है जिसका नाम है अमास, उसमें भोजन अम्लीय होता है, उसको क्षारीय बनाने का काम करता है, उदासीन बनाने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे पित्त का यकृत जो है, जिससे पित्त की थैली होती है, पित्त यहाँ पे यकृत है, यकृत से निकलने वाला पित्त रस वो इस पर एक्टिव होता है, भोजन के पर एक्टिव होता है, भोजन को उदासीन कर देता है, मतलब क्षारीय बनाता है, अम्ल से क्षारीय बना देगा। उसका पीएच मान 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है ना, 7.4 के आसपास मेरे हिसाब से होता होगा। उसका इसका यकृत से रस जो निकलता है, एक होता है पित्त लवण, एक होता है पित्त वर्णक होता है, ठीक है। एक होता है पित्त वर्णक, याद रखिएगा, एक पित्त रस पित्त लवण होगा जिसका काम है भोजन के वसा को पाइसीकरण करना, तोड़ना, और दूसरा होगा पित्त वर्णक। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर में 2 भाग पाए जाते हैं, एक होता है बिलिरुबिन होता है, याद रखिएगा, एक होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलिवर्डिन बिलिरुबिन जो होता है वो पीले रंग का होता है, बिलीवर्डिन जो होता है वो हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, किसमें, यकृत के पित्त रस में पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यकृत संक्रमण के कारण, इट मीन्स के फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, जब यकृत संक्रमित हो जाता है तो पित्त वर्णक का जो बिलिरुबिन होता है उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है ना। इसका जब मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो इट मीन्स क्या होगा कि ब्लड के अंदर में क्या होगा कि बिलिरुबिन की जो अधिकता होगी, बिलिरुबिन जो पीले रंग का एक वर्णक पाया जाता है उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप ये हो जाएगा कि त्वचाकरण, यूरिन और कह सकते हैं हम पसीना, ये सारे अंग क्या हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं पीलिया बीमारी हो गया है ना, पीलिया हो जाता है। जॉन्डिस को इसको हम जॉन्डिस भी कह सकते हैं, पीलिया कहो या आप जॉन्डिस भी कहो, ये भी कह सकते हो। तो ओवरऑल जॉन्डिस जो पीलिया होती है वो रीज़न ये होता है बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है, इसका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। इसका मेटाबॉलिज्म क्यों रुक जाएगा, यकृत में संक्रमण के कारण कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा। याद रखिएगा, पित्त में 2 काम होता है, एक पित्त वर्णक लवण, एक पित्त वर्णक। पित्त लवण जिसमें पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो भोजन के वसा को तोड़ने का काम करता है ना, अब भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। दूसरा क्या है, इसके पित्त वर्णक में 2 तरह का वर्णक होता है, बिलिरुबिन एक बिलीवर्डिन पीले रंग का, ये होता है हरे रंग का। मेटाबॉलिज्म रुकने के कारण इसमें ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो जिसके परिणाम स्वरूप पीला यूरिन का, स्किन का, या हम कह सकते हैं पसीना का रंग पीला हो जाएगा। तो जनरली लोग ये वो बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है, पीलिया जॉन्डिस हो जाता है। तो ओवरऑल आज का जो क्लास है 10 क्वेश्चन का सीरीज है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार ज़रूर देखेंगे, सही से देखेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे अगर समझ में नहीं आया